अगली सुबह कैथरीन ठीक 8 बजे ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंची। सभी ट्रेनी पहले से मौजूद थे, जिनमें नया सदस्य ब्रैंडन भी शामिल था। ब्रैंडन की नज़रें कैथरीन पर टिक गईं जैसे ही वह वहां पहुंची, और उसने एक बार भी नज़र नहीं हटाई। सर, दिस इज 0339 रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी। ब्रैंडन की आवाज़ गहरी, साफ और दृढ़ थी। कैथरीन अपनी सामान्य डिस्गाइज यूनिफॉर्म में थी, जैसी वह हमेशा रहती थी, सख्त और अधिकारपूर्ण। वह ब्रैंडन को बस यूं ही देख रही थी, पर उसने महसूस किया कि उसकी तबीयत कल से बहुत अलग लग रही थी। क्या तुम सच में ट्रेनिंग में हिस्सा लेना चाहते हो? कैथरीन ने भौं उठाते हुए पूछा। हाँ, सर, ब्रैंडन ने जोर से जवाब दिया। कैथरीन हल्का सा व्यंग्यात्मक मुस्कुराई। लाइन में वापस जाओ। इसका मतलब था ब्रैंडन को आधिकारिक रूप से कैंप में शामिल कर लिया गया है। बाकी ट्रेनीज को कोई आपत्ति नहीं थी। ब्रैंडन ने जो मुश्किल मिशन पूरे किए थे, उनकी चर्चा सब में फैल चुकी थी। उस तरह के हालात में जीवित रहना उसके असाधारण बल को साबित करता था। उनकी ट्रेनिंग खतरनाक थी, पर ब्रैंडन के पिछले अनुभव के सामने वह कुछ भी नहीं थी। ऐसे इंसान का विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कल उन्होंने डीप ओशन ट्रेनिंग की थी, इसलिए कैथरीन ने आज सुबह केवल फिजिकल ट्रेनिंग रखने का फैसला किया। पैक्सटन को शक हुआ कि कैथरीन ने ये जानबूझकर किया है। उसे पता था कि ब्रैंडन को भारी व्यायाम से बचना चाहिए, फिर भी उसने यही चुना। क्या वह ब्रैंडन को टारगेट कर रही थी? वाकई, औरत का दिल समंदर से भी गहरा होता है। कैथरीन घोषणा के बाद ब्रैंडन की ओर बढ़ी और दिलचस्पी से बोली, 0339, मेरी ट्रेनिंग कठिन है, लेकिन छोड़ना आसान। मैं किसी को रुकने पर मजबूर नहीं करती। अगर तुम नहीं रहना चाहते, तो जा सकते हो। ब्रैंडन ने हल्की मुस्कान दी, उसकी आंखों में कोमलता और लगन थी। सर, मुझे आपके कैंप में शामिल होने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। कैथरीन ने हल्का सिर हिलाया। अगर वह इतना जिद्दी है, तो रहने दो। उसने खुद चुना है, तो अब उसे नियम मानने होंगे। कैथरीन की फिजिकल ट्रेनिंग साधारण नहीं थी, इसमें रॉक क्लाइंबिंग, डीप डाइविंग और अन्य एक्सट्रीम एक्सरसाइज शामिल थीं। कालो, कॉरी और फ्रांसिस को पैक्सटन से ब्रैंडन की हालत के बारे में पता चला था, और वे सब चिंतित थे। भले ही ब्रैंडन बहुत ताकतवर था, लेकिन उसकी चोटें गंभीर थीं। साधारण इंसान तो चल भी नहीं पाता, वहाँ यह आदमी एक्सट्रीम ट्रेनिंग कर रहा था। जब वे नंगे हाथों से द्वीप की सबसे ऊंची चट्टान से नीचे उतर रहे थे, तीनों डंकन्स ब्रैंडन के आसपास ही रहे। वे देख सकते थे कि उसके माथे से पसीना टपक रहा था, वो दर्द सह रहा था। सर, हमें आपकी मदद करने दीजिए, कालो ने धीरे से कहा। रॉक क्लाइंबिंग सबके लिए कठिन थी, पर अगर वे साथ काम करें तो ब्रैंडन को सुरक्षित नीचे ला सकते थे। ब्रैंडन ने उन्हें घूरा और व्यंग्य से बोला, क्या अब तुम लोग इतने काबिल हो गए हो? नहीं, सर, तीनों ने एक साथ जवाब दिया। ब्रैंडन ने उन्हें डांटा और कालो को बाईपास करके खुद नीचे उतरने लगा। कालो फिर मदद करने को बढ़ा, लेकिन कॉरी ने उसे रोक लिया। कोई भी ब्रैंडन का मन नहीं बदल सकता, उसने धीमे से कहा। ब्रैंडन जो ठान लेता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। उसकी मदद करने की कोशिश उल्टा उसे और थका देगी। कैथरीन मॉनिटर स्क्रीन पर सब कुछ देख रही थी। उसने देखा कि डंकन्स मदद करना चाहते थे, लेकिन ब्रैंडन ने मना कर दिया। उसकी इस दृढ़ता ने कैथरीन को और प्रभावित किया। जब ट्रेनिंग खत्म हुई, तो ब्रैंडन का प्रदर्शन न तो सबसे अच्छा था, न सबसे खराब, बस औसत से थोड़ा ऊपर। अगर वह पूरी तरह स्वस्थ होता, तो बाकी ट्रेनीज उसका मुकाबला नहीं कर पाते। चट्टान से नीचे उतरने के बाद ब्रैंडन के पैर कांप रहे थे। उसकी टांगों की चोट अभी भी नहीं भरी थी। दवा के बावजूद दर्द कम नहीं हुआ था। वो अब पूरी तरह थक चुका था। विसल बजा, ट्रेनिंग खत्म। ब्रैंडन लगभग गिर पड़ा, पर तीनों डंकन्स ने तुरंत उसे संभाल लिया ताकि उसकी हालत किसी को न दिखे। कैथरीन अब भी स्क्रीन पर नजर रखे थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आओ, उसने कहा। दरवाज़ा खुला, पैक्सटन अंदर आया। वो काफी देर से सोच रहा था और अब उसने तय किया कि जो भी हो,
कैथरीन को सब बता देगा। सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। कैथरीन ने पास खड़े जॉन की ओर देखा। जॉन तुरंत समझ गया और कमरे से बाहर चला गया ताकि उन्हें निजी तौर पर बात करने का मौका मिले। जॉन के जाते ही पैक्सटन ने जल्दी से कहा, मिस स्वॉन, ये बताना मेरा फैसला है। ब्रैंडन को नहीं पता कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। क्या तुम उसकी चोटों की बात कर रहे हो? कैथरीन ने बाहें मोड़कर ठंडे स्वर में पूछा। आपने पहले ही अंदाजा लगा लिया। पैक्सटन चौंक गया। कैथरीन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इशारे से उसे आगे बोलने को कहा। पैक्सटन ने गहरी सांस ली। मिस स्वॉन, क्या आपने एक्स पोशन के बारे में सुना है? मसल मेमोरी पोशन। कैथरीन ने भौहें सिकोड़ लीं। उसके मन के सवालों के जवाब मिल गए, पर उनके साथ एक और बेचैनी भी आई। पैक्सटन ने सिर हिलाया। हाँ, वही नवीनतम दवा जो मसल मेमोरी बनाए रखने में मदद करती है। अभी भी 417 लैब में रिसर्च के तहत है। ब्रैंडन ने अपनी ताकत वापस पाने के लिए वही इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स। पैक्सटन के वाक्य पूरा करने की ज़रूरत नहीं थी, कैथरीन समझ गई थी। ये दवा अस्थायी रूप से ताकत तो देती है, लेकिन उसके परिणाम जानलेवा होते हैं। ब्रैंडन ने सचमुच अपने ऊपर बहुत अत्याचार किया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसके कैंप में शामिल हो सके। कैथरीन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस ठंडी नज़रों से पैक्सटन की ओर देखा और कहा, मैं समझ गई। फिर उसने उसे कमरे से जाने का इशारा किया। पैक्सटन उलझन में बाहर चला गया, ये सोचते हुए कि आखिर कैथरीन क्या सोच रही थी। कैथरीन ने नई ट्रेनिंग योजना जारी की, ग्रुप कॉम्बैट। हर 3 लोगों की टीम जंगल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेगी और जीत ही एकमात्र लक्ष्य होगा। क्योंकि ब्रैंडन बीच में टीम में शामिल हुआ था, संख्या असमान थी, इसलिए वह अकेला रह गया। हर कोई उसे अपनी टीम में चाहता था, किसी और की टीम में नहीं। लेकिन इससे पहले कि वे फैसला कर पाते, कैथरीन ने घोषणा कर दी, ब्रैंडन उसकी टीम में रहेगा। कैथरीन एक प्रशिक्षक थी और बेहद ताकतवर भी, लेकिन ब्रैंडन घायल था। ऊपर से उनकी टीम में सिर्फ 2 लोग थे, इसलिए सबको लगा वे नुकसान में हैं। इसलिए किसी ने भी कैथरीन के निर्णय पर आपत्ति नहीं की। ब्रैंडन मुस्कुराते हुए कैथरीन के पास आया, उसकी निगाहें लगातार उसी पर टिकी थीं और वह अच्छे मूड में लग रहा था। थैंक्स सर। कैथरीन ने उसे ठंडी नज़रों से देखा और बेरुखी से कहा, अगर बाद में आखिरी नंबर पर रहे तो सीधा एलिमिनेशन के लिए तैयार रहना। ब्रैंडन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसके चेहरे पर अब भी हल्की मुस्कान थी। वह कैथरीन के पीछे पीछे सामग्री तैयार करने चला गया। पैक्सटन मॉनिटर स्क्रीन के सामने खड़ा था और ब्रैंडन के इस बर्ताव को देखकर सिर हिलाने लगा। वह मन ही मन बोला, मिस्टर डंकन तो पूरी तरह फंस गए हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ट्रेनिंग शुरू हुई। एक हेलीकॉप्टर ने सभी टीमों को घने जंगल के बीच उतारा। इस बार यह 6 टीमों के बीच की लड़ाई थी। ट्रेनिंग 48 घंटे चलेगी और सबसे ज्यादा किल करने वाली टीम जीतेगी। जो भी कमजोर प्रदर्शन करेगा, उसे कैथरीन तुरंत बाहर कर देगी। जबकि विजेताओं को 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, बाकी को ट्रेनिंग जारी रखनी होगी। यहाँ कोई नियम नहीं थे, कोई मदद नहीं थी। सिर्फ एक विकल्प था, या तो दूसरों को हरा दो या खुद हारकर बाहर हो जाओ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खुला। कैथरीन, जो इस ग्रुप की सदस्य भी थी, ने दूसरों को पहले नीचे उतरने दिया। बाकी टीमों के उतर जाने के बाद उसने पीछे खड़े ब्रैंडन की ओर देखा। अब तुम्हारी बारी। इतने सालों में ये पहली बार था जब किसी लड़की ने ब्रैंडन को सुरक्षित उतरने दिया। लेकिन जब वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो उसे झिझकने की ज़रूरत नहीं थी। ब्रैंडन ने कैथरीन से रस्सी ली, बेल्ट लॉक की और फुर्ती से हेलीकॉप्टर से नीचे उतर गया। उसकी चाल में आत्मविश्वास और लय दोनों थे, जैसे किसी फिल्म का परफेक्ट सीन। 3 सेकंड बाद कैथरीन भी उसी सहजता से नीचे उतरी। ब्रैंडन पहले जमीन पर पहुंचा, उसकी लैंडिंग लगभग परफेक्ट थी, लेकिन जमीन छूते ही वह थोड़ा लड़खड़ा गया। कैथरीन ने नोट किया, उसकी जांघ की चोट अब भी उसे तकलीफ दे रही थी।
दवा के बावजूद उसका असर पड़ा था। कैथरीन समझ गई कि ब्रैंडन की चोट उससे कहीं ज्यादा गहरी है जितनी वह मान रही थी। ब्रैंडन को पता नहीं चला कि कैथरीन उसे देख रही थी। वह संभलकर खड़ा हुआ और फिर अचानक कैथरीन को, जो हवा में नीचे उतर रही थी, अपनी बाहों में थाम लिया। वो उसे जमीन पर खुद उतरने नहीं देना चाहता था। चाहे कोई कितना भी कुशल क्यों न हो, ऊंचाई से उतरते वक्त घुटनों पर असर पड़ता ही है। वो नहीं चाहता था कि कैथरीन को कोई तकलीफ हो। कैथरीन उसकी बाहों में उतरी और ठंडे स्वर में बोली, मुझे नीचे रखो। ब्रैंडन ने तुरंत उसे छोड़ दिया। कैथरीन ने स्थिर खड़ी होकर बैग से नक्शा निकाला और इलाके को देखकर अपनी स्थिति का अंदाजा लगाया। फिर उसने ब्रैंडन की ओर देखा। अब तुम क्या करने वाले हो? ब्रैंडन आराम से बोला, मानो वह युद्ध में नहीं, पिकनिक पर आया हो। काफी समय है, पहले लंच करते हैं। उसने कैथरीन का हाथ थामा और आगे बढ़ गया। कैथरीन ने कोई आपत्ति नहीं की। ब्रैंडन बेफिक्र था, उसे न तो डर था, न जल्दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ब्रैंडन ने रास्ते में कैथरीन का हाथ पकड़े हुए एक ठंडी, छायादार गुफा ढूंढी। वो उसे अंदर ले गया, पानी की बोतल का ढक्कन खोला और कहा, पहले थोड़ा पानी पी लो। 48 घंटे की ट्रेनिंग थी और कोई बाहरी मदद नहीं थी, इसलिए संसाधन बहुत सीमित थे, उन्हें बर्बाद नहीं किया जा सकता था। कैथरीन ने एक घूंट लिया और बोतल ब्रैंडन को लौटा दी। ब्रैंडन ने वहीं से घूंट लिया जहां कैथरीन ने पी थी, फिर बोतल उसके पास रख दी। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ आसपास कुछ खाने लायक मिलता है या नहीं। उनके पास सीमित राशन था, इसलिए ब्रैंडन चाहता था कि पहले कुछ प्राकृतिक भोजन ढूंढ लिया जाए। कैथरीन ने सिर हिलाया, उसकी बात समझते हुए। उसने उसकी टांगों की ओर देखा और बोली, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ब्रैंडन हल्का मुस्कुराया, क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो? कैथरीन ने आंखें घुमाई और कुछ नहीं कहा। ब्रैंडन चाहता था कि वह आराम करे, लेकिन जब वह साथ चलने पर अड़ी रही, तो उसने विरोध नहीं किया। कैथरीन को हैरानी हुई, ब्रैंडन न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि आउटडोर सर्वाइवल में भी बेहद निपुण था। वह पौधों की दिशा देखकर पानी का स्रोत ढूंढ लेता था। जल्द ही उन्हें एक साफ बहती धारा मिल गई। ब्रैंडन ने टहनियों से 2 मजबूत जाल बनाए और पानी में डाल दिए। बस अब मछलियों के फंसने का इंतजार करो। कैथरीन चुपचाप एक ओर बैठ गई, ऊबते हुए। ब्रैंडन भी उसके पास झुक गया, दोनों एक साथ बैठे हुए काफी शांत लग रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मॉनिटर स्क्रीन पर यह सब देखकर जॉन ने झुंझलाकर कहा, क्या तुम्हारा बॉस यहाँ छुट्टियां मनाने आया है? पैक्सटन जवाब देना चाहता था, लेकिन उसने भी माना। बाकी टीमें जहां जोरदार लड़ाई में लगी थीं, वहां ब्रैंडन और कैथरीन मछलियां पकड़ रहे थे और मजे से खाना बना रहे थे। क्या उन्हें डर नहीं था कि उनके विरोधी उन्हें ढूंढ लेंगे? पैक्सटन समझ नहीं पा रहा था कि यह लापरवाही थी या आत्मविश्वास, पर उसे राहत थी। ब्रैंडन की हालत में यह आराम ही बेहतर था। अगर वह सच में युद्ध करता, तो शायद उसका शरीर साथ न देता। पैक्सटन ने व्यंग्य से कहा, उसे छुट्टी पर आया समझ लो। जॉन भड़कने ही वाला था कि पैक्सटन ने याद दिलाया, मत भूलो मिस्टर डंकन ने अगले साल की फंडिंग अब तक अप्रूव नहीं की है। ये सुनते ही जॉन का लहजा बदल गया। मिस्टर डंकन तो कमाल के हैं, उनकी स्ट्रेटेजी कितनी अनोखी है। पैक्सटन मुस्कुराया, आखिर जिसके पास पैसा हो वही असली बॉस होता है, और डंकन परिवार स्कॉर्पियन आइलैंड के सबसे बड़े वित्तीय सहयोगियों में से एक था। उन्हें नाराज करना किसी के लिए भी सबसे बड़ी गलती होती। 1 घंटे बीत चुका था और मछली पकड़ने की टोकरी में 3 छोटी मछलियां पहले से ही फंस चुकी थीं। ये 2 लोगों के भोजन के लिए काफी था और अब समय से मुकाबला चल रहा था। ब्रैंडन ने जल्दी से मछलियां निकाली, उन्हें साफ किया, एक टहनी पर पिरोया और अपने बनाए अस्थायी ग्रिल पर रख दिया। उसके निपुण हाथों को देखते हुए कैथरीन को आखिरकार समझ आया कि वो इतना अच्छा खाना क्यों बनाता है। लगता है उसने काफी आउटडोर ट्रेनिंग ली है। जब ब्रैंडन ने बिना झिझक आग जलाई, कैथरीन ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा।
क्या उसे डर नहीं है कि कोई हमें देख लेगा? उसने सोचा, आग का धुआं जरूर उनके ठिकाने को उजागर कर देगा। बाकी टीमें भी मजबूत योद्धा थीं, अगर वे पास आकर उन्हें घेर लेती तो शायद वह और ब्रैंडन मिलकर भी इतनी बड़ी संख्या का मुकाबला न कर पाते। कैथरीन के मन में शक था, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं दिखाया। ब्रैंडन ने धैर्य से ग्रिल की हुई मछली की कांटियां निकालकर उसे कैथरीन की ओर बढ़ा दी। पहले ये खाओ। ताज़ा ग्रिल की हुई मछली में ज्यादा मसाले नहीं थे, बस हल्की सी जली हुई खुशबू थी। जंगल में कुछ गर्म खाने को मिलना ही बड़ी बात थी, इसलिए कैथरीन को कोई आपत्ति नहीं हुई। ऊपर से ब्रैंडन ने उसे बिल्कुल सही तरह से नर्म और स्वादिष्ट ग्रिल किया था। उनके बैकपैक में रखे सूखे राशन की तुलना में यह मछली किसी लजीज पकवान से कम नहीं थी। जब कैथरीन पूरी तरह तृप्त हो गई, तब ब्रैंडन ने बची हुई मछली बिना किसी नखरे के एक ही बार में खत्म कर दी। क्या तुम पेड़ पर चढ़ सकती हो? ब्रैंडन ने अचानक पूछा। कैथरीन ने भौं उठाई, ये सवाल अब क्यों? उसकी नज़रें ब्रैंडन की दिशा में गईं, वो पास के सबसे ऊंचे पेड़ की ओर देख रहा था, उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। चलो, मैं तुम्हें ऊपर की सबसे ऊंची जगह तक पहुंचाने में मदद करूंगा। कैथरीन ने ऊपर देखा। घने पत्तों की वजह से ऊंचाई का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि वह कम से कम 100 फीट तो होगी। उस ऊंचाई तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन ब्रैंडन के घायल पैर के लिए यह आसान नहीं हो सकता था। कैथरीन ने तुरंत कहा, पहले तुम जाओ। उसकी मदद से ब्रैंडन के लिए ऊपर जाना आसान होता। ब्रैंडन हल्का सा हंसा और कैथरीन का हाथ पकड़कर जोर से ऊपर उठाया। चिंता मत करो, मैं इतना भी कमजोर नहीं कि तुम्हारी मदद लूं। उसकी आवाज़ धीमी और गहरी थी, जिसमें हल्की सी गर्माहट और चुंबकत्व था। ब्रैंडन के रवैये से खींचकर कैथरीन ने चुप रहना ही बेहतर समझा। वह देखना चाहती थी कि यह आदमी कितना सक्षम है। घने जंगल में ट्रेनिंग के दौरान कैथरीन ने पेड़ पर चढ़ना कई बार सीखा था, इसलिए उसके लिए यह मुश्किल नहीं था। ब्रैंडन की ताकतवर बाहों ने उसे थोड़ी मदद दी और वह जल्दी ही ऊपर पहुंचकर छांव में छिप गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो पाया कि ब्रैंडन कहीं नजर नहीं आ रहा था। जब वह आधी ऊंचाई पर थी, उसने उसे नीचे देखा था, लेकिन अब वह गायब था, मानो हवा में विलीन हो गया हो। कैथरीन ने चारों ओर ध्यान से देखा। ऊपर से उसका दृष्टिकोण साफ था, लेकिन फिर भी ब्रैंडन का कोई निशान नहीं मिला। क्या उसकी छिपने की कला वाकई इतनी बेहतरीन है? उसने सोचा। वह शांत रही और सतर्क होकर मुकाबले की तैयारी करने लगी। उसे महसूस हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, शायद दुश्मन उनकी ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही आग जलाई गई थी, बाकी टीमों ने उनका ठिकाना पहचान लिया और एक के बाद एक उनकी ओर बढ़ने लगी। उनके लिए जीत ही अंतिम लक्ष्य था, और जीत का मतलब था बाकी टीमों को खत्म करना। नियम आसान थे, लेकिन जितने आसान, उतने ही खतरनाक। सबसे ज्यादा किलिंग्स वाली टीम ही विजेता होती। कई टीमें धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रही थीं। सब उसी टीम को पहले खत्म करना चाहते थे, लेकिन कोई भी बेवकूफ नहीं था। जो टीम इतनी हिम्मत से आग जला सकती है, उसने जरूर जाल बिछाया होगा। उसी दौरान डंकन भाइयों की टीम ने भी धुआं देखा। कॉरी ने फ्रांसिस की ओर देखा, जो जंगल के भूगोल में सबसे निपुण था। फ्रांसिस ने नक्शा देखते हुए कहा, ये जगह दिखने में आसान लगती है, लेकिन है नहीं। वहाँ की जमीन बहुत जटिल है, एक तरह की फनल जैसी, जिसे बचाना आसान और हमला करना मुश्किल होता है। कालो ने व्यावहारिक चिंता जताई, हमारी टीम अभी तीसरे स्थान पर है, चौथे से बस 1 पॉइंट आगे। अगर इसी तरह चला, तो हम जल्द पीछे रह जाएंगे। समय बीतने के साथ अंक जुटाना और कठिन होता जा रहा था। अब और सावधानी नहीं चल सकती थी। कॉरी ने आखिर फैसला सुनाया, चलो चुपचाप वहां चलते हैं और हालात देखकर निर्णय लेंगे। बाकी दोनों ने सिर हिलाया और तुरंत चल पड़े। रास्ते में कालो ने कहा, सोचता हूँ मिस्टर डंकन का क्या हाल होगा। उनकी किलिंग्स अब तक 0 हैं। हर टीम के पास एक रिकॉर्डर था, जिससे वे दूसरों की प्रगति देख सकते थे, मुकाबले को और रोमांचक बनाने के लिए।
फ्रांसिस और कॉरी चुप रहे, किसी को यकीन नहीं था कि ब्रैंडन इस हालत में टिक पाएगा। इतनी गंभीर चोटों के साथ तो कोई और अस्पताल के बिस्तर पर होता। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो देखा कि दो टीमें पहले से लड़ रही थीं। कैथरीन ने पेड़ की ऊंचाई से नीचे देखा और आंखें घुमा लीं। मैंने ऐसे मूर्ख प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग दी थी, उसने खुद से कहा। वह सोच रही थी कि ब्रैंडन के लिए अंक जुटाने के लिए क्या उसे नीचे उतरकर शामिल होना चाहिए। लेकिन तभी तीसरी टीम ने छिपकर एक गोली चलाई और एक खिलाड़ी ढेर हो गया। उसका साथी तुरंत चिल्लाया, स्नाइपर है। बाकी सभी समझ गए कि यह आकस्मिक नहीं था, किसी ने पहले से घात लगाई हुई थी। जंगल के बीचों बीच एक आदमी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। उसकी आंखें बाज की तरह तेज थीं और होठों पर एक शातिर मुस्कान फैल गई। भागना चाहते हो? कोई मौका नहीं। कैथरीन ने चारों ओर नजर दौड़ाए और आखिरकार ब्रैंडन को ढूंढ लिया। उसका छिपने का स्थान इतना बेहतरीन था कि अगर कैथरीन ऊंचाई पर न होती और ब्रैंडन ने पहले गोली चला दी होती तो वह उसे कभी नहीं ढूंढ पाती। ऊंचाई से खड़ी कैथरीन ये भी देख पा रही थी कि नीचे की टीम पीछे हटने की तैयारी में थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ब्रैंडन का रक्तपात का खेल शुरू हो चुका था। ब्रैंडन ने दूसरी बार ट्रिगर दबाया और उसी क्षण कैथरीन ने भी अपनी चाल चली। जंगल के उस छोटे और घने हिस्से में जैसे एक प्रतियोगिता छिड़ गई। दोनों अंक हासिल करने की दौड़ में एक दूसरे से भिड़ गए। वे किसी और टीम से नहीं बल्कि एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। मॉनिटर स्क्रीन पर प्रसारण देखकर सभी दंग रह गए। ग्रेटर देन अनोन ने टीम 3 के सदस्य को हराया, जोड़ 1 अंक। 0399 ने टीम 2 के सदस्य को हराया, जोड़ 1 अंक। अनोन ने टीम 4 के सदस्य को हराया, जोड़ 1 अंक। स्क्रीन पर लगातार नए अपडेट आते रहे और जंगल में कराहों की आवाज़ गूंज उठी। जैसे जैसे बाकी टीमों के सदस्य बाहर होते गए, कैथरीन और ब्रैंडन की टीम की रैंकिंग ऊपर बढ़ती चली गई। कालो ये सब देखकर हैरान था। उसने मॉनिटर पकड़ा और अपने साथियों की ओर देखा। क्या पैक्सटन ने नहीं कहा था कि मिस्टर डंकन गंभीर रूप से घायल हैं? फिर ये कैसे? फ्रांसिस ने हल्की सी हंसी के साथ सामने देखा, उसकी आंखों में सम्मान झलक रहा था। मिस्टर डंकन भगवान जैसे हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बिल्कुल सही, ब्रैंडन के सामने असंभव जैसी कोई चीज नहीं थी। उसकी क्षमता किसी चमत्कार से कम नहीं लगती थी। कालो ने गला सूखा महसूस करते हुए धीरे से कहा, तो अब क्या करें? वहां जाएं। अगर वे अब जाते तो मौत को दावत देते। फ्रांसिस और कॉरी ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए, फिर एक साथ बोले, हाँ चलो। ऐसे खूनी युद्ध को देखने का मौका मिलना भी सम्मान की बात थी। और अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद उन्हें ब्रैंडन और कैथरीन जैसे माहिरों से मुकाबला करने का मौका भी मिल सकता था। ब्रैंडन सच में घायल था, लेकिन उसका जज्बा अब भी अटूट था। उधर तीनों साथी अपनी पूरी ताकत और तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे थे। क्या पता जीत हमारी हो, उन्होंने सोचा, कोशिश तो करनी ही होगी। फैसला होते ही वे आगे बढ़ गए। शुरुआत में 0 अंकों पर रहने वाली ब्रैंडन की टीम अब तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी थी, फ्रांसिस की टीम को पछाड़ते हुए। ब्रैंडन की टीम की ताकत अब सबके सामने थी। कैथरीन ने एक लक्ष्य पर नजर गड़ाए और हमला करने की तैयारी की। वह और ब्रैंडन दोनों के पास अब बराबर अंक थे। इस प्रतियोगिता ने उसके भीतर छिपी लड़ने की भावना को फिर से जगा दिया था। रक्त और जीत का रोमांच उसके अंदर उबलने लगा। वह ब्रैंडन को अपने प्रतिद्वंद्वी की तरह देखने लगी। जो पहले एक सहयोगी मिशन था, वह अब एक निजी द्वंद्व में बदल गया था। ब्रैंडन उसकी इस जोशभरी प्रतिक्रिया से बेहद खुश था। उसकी छोटी लड़की हमेशा उसे चौंकाने का हुनर रखती थी। उसने भी वही लक्ष्य चुना जो कैथरीन ने साधा था। अब मामला ये था कि कौन पहले वार करेगा। दोनों लगभग एक साथ आगे बढ़े, लेकिन अंतिम क्षण में ब्रैंडन रुक गया। वो हमेशा उसे वही देना चाहता था जो वह चाहती थी। कैथरीन ने अंक तो जीत लिया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। वह जानती थी कि ब्रैंडन जानबूझकर पीछे हट गया था।
उसके कुछ पूछने से पहले ही ब्रैंडन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींच लिया। कैथरीन कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन चुपचाप उसके पीछे चल दी। दोनों घने जंगल में तेजी से आगे बढ़े। करीब 10 मिनट बाद ब्रैंडन उसे वापस उसी गुफा में ले आया जहां वे पहले छिपे थे। जैसे ही वे रुके, कैथरीन मुड़ी ही थी कि अचानक ब्रैंडन उसके ऊपर गिर पड़ा। वो कुछ क्षण के लिए जड़ हो गई, फिर तुरंत उसे संभाल लिया। ब्रैंडन बिना किसी झिझक के उसके सहारे टिक गया। कैथरीन ने उसे दीवार के सहारे बैठाया, पानी की बोतल निकाली और उसके हाथ में थमाई। फिर उसने झुककर उसका घाव देखा। ब्रैंडन की गहरे हरे रंग की कैमोफ्लाज पैंट पर गाढ़े भूरे लाल धब्बे फैल चुके थे। अब उसे समझ आया कि ब्रैंडन अचानक पीछे क्यों हट गया था। उसका जख्म फिर से खुल गया था और खून ने पूरी पैंट भिगो दी थी। अगर यही हाल चलता रहा तो खून की कमी से जान भी जा सकती थी। आसमान अंधेरा होने लगा था और जंगल की ठंडी हवा में तापमान तेजी से गिरने लगा था। ऐसी हालत में ब्रैंडन के लिए रात गुजारना नामुमकिन था। कैथरीन ने तुरंत फैसला लिया। उसने बिना हिचकिचाए चाकू निकाला और उसकी पैंट काट दी। उसकी मजबूत जांघ अब सामने थी। पुराना पट्टा पूरी तरह खून से भीग चुका था और घाव से खून रिस रहा था। ट्रेनिंग कैंप के बैग में कुछ बुनियादी दवाइयां और उपकरण थे। कैथरीन ने उन्हें निकाला और ब्रैंडन को चाकू पकड़ाते हुए बोली, इसे दांतों में दबाओ। ब्रैंडन ने उसकी मंशा समझ ली, लेकिन उसका कहना नहीं माना। उसने चाकू को एक ओर फेंक दिया। चाकू की धार जमीन में धंस गई। कर दो, कैथी, मैं सह सकता हूँ। कैथरीन ने उसे देखा, उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। वह झुकी, उसका सुंदर चेहरा ब्रैंडन की नज़रों के बिल्कुल करीब था। उसकी बड़ी, मोहक आंखें उस पर टिकी थीं, आवाज में हल्की शरारत थी। सच में, क्या तुम सच में सह पाओगे? उसकी मुलायम आवाज जैसे हवा में तैरकर ब्रैंडन के दिल को छू गई। ब्रैंडन ने बेबस मुस्कान दी, उसकी आंखों में केवल स्नेह और अपनापन था। वह सब कुछ सह सकता था, बस उसे नहीं नकार सकता था। जैसे ही खून तेजी से बहने लगा, कैथरीन ने छेड़ना बंद किया और तुरंत काम में लग गई। तेजी से उसने पुरानी पट्टी हटाई, घाव को फिर से सिला, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा लगाई और साफ पट्टी बांध दी। अंत में उसने बांध पर एक छोटी सी गांठ लगाई और तसल्ली से अपने हाथ झाड़े। काम पूरा था। ब्रैंडन का चेहरा पसीने से तर था, लेकिन उसने एक शब्द तक नहीं कहा। बिना एनेस्थीसिया के ऐसे दर्द को सहना हर किसी के बस की बात नहीं थी। कैथरीन ने भौं उठाए और उसकी ओर देखकर कहा, क्यों इतनी जिद करते हो? अब पछता रहे हो। जिंदगी को एक मौके के लिए दांव पर लगाना किस बात का अफसोस है? ब्रैंडन ने भौहें उठाई और मुस्कुराते हुए कैथरीन को देखा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो फिर वह क्यों चिंतित थी? कैथरीन ने अपने हाथों में पकड़ी चीजें एक तरफ फेंकी, पीछे झुक गई और आराम करने की कोशिश करने लगी। घने जंगल में सुविधाएं बहुत सीमित थीं, लेकिन कैथरीन को कोई शिकायत नहीं थी। वह बस एक चट्टान के सहारे टिककर आराम कर सकती थी। जैसे ही वह लेटने लगी, ब्रैंडन ने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। लो, ऐसे ज्यादा आरामदायक रहेगा। कैथरीन ने विरोध नहीं किया। उसने ब्रैंडन की बाहों में अपनी स्थिति ठीक की और आराम करने लगी। हर किसी की ताकत की एक सीमा होती है, और अब तक की लड़ाई ने उन्हें थका दिया था। अब जब उनकी टीम लीडरबोर्ड में शीर्ष 3 में थी, तो थोड़ी देर आराम करना और रात की प्रतियोगिता के लिए पूरी तैयारी करना ही सबसे सही कदम था। ब्रैंडन ने जो जगह चुनी थी, वह बहुत गुप्त थी। कुछ घंटों तक यहाँ शांति से आराम करना कोई समस्या नहीं थी। ब्रैंडन ने अपनी बाहों में सोई उस नाजुक सी सूरत की ओर देखा, उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। आखिरकार, वह फिर से उसे अपनी बाहों में थामे हुए था। सब कुछ इसके लायक था। पैक्सटन लगातार मॉनिटर स्क्रीन को देख रहा था, लेकिन ब्रैंडन और कैथरीन का कोई पता नहीं चल रहा था। उसका दिल अभी तक तेज धड़क रहा था, हाल की लड़ाई ने उसके खून को भी उबाल दिया था। उसे यकीन था कि ब्रैंडन के पैर का जख्म फिर से खुल गया होगा। वो उसे ढूंढना चाहता था ताकि देख सके उसकी हालत कैसी है।
अगर वह न मिले तो वह हेलीकॉप्टर भेजकर ब्रैंडन को बाहर निकलवाने की सोच रहा था। लेकिन पल भर में ब्रैंडन ऐसे गायब हो गया मानो धरती निगल गई हो। पैक्सटन ने कई बार मॉनिटर पर उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ब्रैंडन या कैथरीन का कोई निशान नहीं था। आखिरकार उसके पास जॉन से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। जल्दी ढूंढो उन्हें, वे कहाँ हैं? जॉन ने कंधे उचकाए और हाथ फैलाए। वो मदद करना चाहता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। कोई फायदा नहीं, मैं भी उन्हें नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। पैक्सटन गुस्से में दहाड़ा, क्या तुम स्कॉर्पियन आइलैंड के मुख्य प्रशिक्षक नहीं हो? जॉन ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, कैथरीन इस प्रशिक्षण की प्रशिक्षक है। वह सच में कुछ नहीं कर सकता था। पैक्सटन की तरह उसने भी उनके गायब होने के पल से ही तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन नतीजा वही रहा, कुछ भी नहीं मिला। वे जैसे हवा में गायब हो गए थे। कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं। ऐसा करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। पैक्सटन को बेचैनी में इधर उधर टहलते देखकर जॉन ने बियर की बोतल खोली और उसकी ओर फेंक दी। भाई, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ब्रैंडन तो खुद बहुत ताकतवर है और ऊपर से मिस्टर अनोन साथ हैं, क्या इतना काफी नहीं है? दिख नहीं रहा तुम्हें वो उसे कितना फेवर कर रहा है? ये साफ था, जहां 4 टीम बन सकती थी वहां 5 बनाई गईं। सिर्फ ब्रैंडन को शामिल करने के लिए कैथरीन ने खुद को टीम में जोड़ा था। अगर यह पक्षपात नहीं था तो और क्या था? पैक्सटन को जॉन की बातों में तर्क लगा और उसका तनाव थोड़ा कम हो गया। वह मॉनिटर के सामने शांत बैठ गया और जंगल के भीतर की लड़ाई पर नजर रखने लगा। इस बीच डंकन्स की टीम के तीनों सदस्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ब्रैंडन और कैथरीन तब तक वहां से जा चुके थे। उनसे आमने सामने लड़ने का मौका न मिलने पर तीनों थोड़े निराश हुए। कालो ने अफसोस से कहा, अफसोस, लगा था इस बार मिस्टर डंकन से मुकाबला करने का मौका मिलेगा। जब से ब्रैंडन ने 16 साल की उम्र में डंकन्स का कार्यभार संभाला था, तब से उन्हें उससे लड़ने का मौका नहीं मिला था। कालो की बात पर कॉरी हंस पड़ा, मौका मिलता भी तो तुम बाहर ही हो जाते। मिस्टर डंकन को छोड़ो, हम तीनों मिलकर भी मिस्टर अनोन के सामने नहीं टिक सकते। मिस्टर अनोन का नाम सुनते ही कालो जैसे सिहर उठा। उसने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और चुपचाप एक तरफ हट गया। फ्रांसिस जमीन पर झुककर सावधानी से युद्ध क्षेत्र के निशानों को देख रहा था। कॉरी उसके पास आया और धीरे से पूछा, कुछ मिला? फ्रांसिस ने सिर हिलाया। शायद मैं मिस्टर डंकन की मौजूदा जगह का पता लगा सकूं। कॉरी को फ्रांसिस की बात पर जरा भी शक नहीं हुआ। खुद ब्रैंडन ने कहा था कि फ्रांसिस जन्म से ही जंगल का राजा है। घने जंगल में उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। अगर हमें पता चल गया कि मिस्टर डंकन कहाँ है, तो हम चुपके से उन पर हमला कर सकते हैं। इससे जीतने के आसार बढ़ जाएंगे। कॉरी ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ आंखें सिकोड़ लीं। कालो तुरंत जोश में आ गया। तो फिर इंतजार किस बात का? चलो, अब तो मजा आएगा। सीधी टक्कर नहीं जीत सकते, पर साइड से हमला तो कर ही सकते हैं, उसने सोचा। 1 घंटे बाद कैथरीन की आंखें खुलीं। समय पूरा होते ही वह जाग गई, जैसे किसी ने उसके दिमाग में अलार्म सेट कर दिया हो। उसने ऊपर देखा, ब्रैंडन पहले ही जाग चुका था और उसकी ओर नर्म निगाहों से देख रहा था। कैथरीन ने अपने हाथों से जमीन पर सहारा लिया और उठ बैठी। जैसे ही वह खड़ी होने लगी, उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसने ध्यान से आसपास की हलचल सुनी। कुछ तो गड़बड़ थी। उसी वक्त पीछे बैठे ब्रैंडन ने भी कुछ महसूस किया। कैथरीन ने उसकी ओर देखा तो ब्रैंडन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, अभी कुछ मत करो। फिर उसने इशारों में कुछ बताया। कैथरीन समझ गई वह शिकार को जाल में फंसने का इंतजार कर रहा है। वह ब्रैंडन के निर्देशानुसार चट्टानों के बीच छिप गई। इस बीच ब्रैंडन ने जाल लगाना शुरू किया, लेकिन वह जाल बहुत साधारण लग रहा था, मानो जल्दबाजी में बनाया गया हो। ब्रैंडन जैसी महारथी के लिए इतना कमजोर जाल बनाना असंभव था। कैथरीन समझ नहीं पा रही थी कि उसका इरादा क्या है। उधर
डंकन्स की तिकड़ी गुफा के बाहर पहुंच गई थी। उन्हें यकीन था कि उनका निशाना अंदर ही है। अगर सीधे अंदर घुसे तो मौत तय थी। जीतने के लिए दिमाग लगाना जरूरी था। कालो ने आगे बढ़कर हालात देखे और लौटकर बाकी दो साथियों को बताया। जैसा हमने सोचा था, कोई अंदर है। दरवाजे पर जाल भी है, लेकिन वो जाल तो किसी नौसिखिए ने लगाया लगता है, ब्रैंडन ने नहीं। कालो की बात भरोसेमंद थी और फ्रांसिस की समझ पर किसी को शक नहीं था। तीनों के बीच असहमति के कारण वे कुछ पल के लिए ठिठक गए। फिर फ्रांसिस ने दृढ़ता से कहा, मुझे अपनी बात पर पूरा भरोसा है। कालो ने झट निर्णय लिया, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। अगर 5 मिनट में वापस नहीं आया तो समझ लेना मिस्टर डंकन अंदर हैं। तुम लोग फिर दूसरा मौका देख लेना। इस तरह पूरी टीम खतरे में नहीं पड़ेगी। वे न पहले स्थान पर थे न आखिरी पर। अगर यह मौका खो दिया तो उनका बाहर होना तय था। थोड़ा सोच विचार करने के बाद तीनों एक राय पर पहुंचे। कालो आगे बढ़ेगा ताकि वे हालात का अंदाजा सबसे पहले लगा सकें। 10 मिनट बाद कॉरी और फ्रांसिस, जो बाहर इंतजार कर रहे थे, समझ गए कि कालो अभी तक गुफा से बाहर नहीं आया है। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सबसे अजीब बात ये थी कि वे गुफा के दरवाजे की निगरानी कर रहे थे, फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कालो जैसी क्षमता वाले व्यक्ति के लिए भले ही सामने वाला दुश्मन बहुत ताकतवर हो, वह आखिरी पल में कोई संकेत जरूर भेजता। लेकिन अब वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। फ्रांसिस और कॉरी ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी पुरानी समझदारी ने उन्हें बिना शब्दों के एक दूसरे की मंशा समझा दी। अंदर गुफा में हल्की रोशनी थी और हवा में नमी भरी हुई थी। ये गुफा घने जंगल के बीच एक प्राकृतिक किला जैसी थी, बचाव आसान और हमला मुश्किल। अंदर वालों को अपनी मौजूदगी का एहसास न होने देने के लिए फ्रांसिस और कॉरी धीरे धीरे गुफा की खड़ी दीवारों से चढ़ते हुए भीतर घुसने लगे। गुफा के अंदर सन्नाटा था, इतना गहरा कि उनकी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। फ्रांसिस सावधानी से गहराई की ओर बढ़ने लगा। अचानक उसे अंधेरे में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने अनायास पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक ठंडी बंदूक की नली उसके माथे पर लगी हुई थी। फ्रांसिस ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने सामने वाले को देखा तो उसने यह मूर्खता करने का विचार त्याग दिया। भले ही ब्रैंडन अब सिर्फ एक हाथ से लड़ सके, फ्रांसिस फिर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि ब्रैंडन उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। भागने की कोई उम्मीद न देखकर फ्रांसिस ने कॉरी को सूचना देने की सोची, लेकिन ब्रैंडन उसकी नीयत भांप गया और हल्की मुस्कान के साथ भान उठाए। फ्रांसिस ने देखा कि कॉरी पर कैथरीन ने बंदूक तान रखी थी और कालो तो आराम से किनारे बैठा खाना खा रहा था। फ्रांसिस ने प्रतिरोध छोड़ दिया और ब्रैंडन ने बिना झिझक उसे मार दिया। डंकन टीम के तीनों सदस्य समाप्त हो गए। कैथरीन की टीम को 3 अंक और मिले और वे सीधे पहले स्थान पर पहुंच गए। अब केवल 2 टीमें बची थीं और दोनों में सिर्फ एक सदस्य। वे कैथरीन की टीम का मुकाबला नहीं कर सकते थे। तीनों को निपटाने के बाद ब्रैंडन ने कैथरीन को बैठा लिया। भोर होने में अभी देर थी, लेकिन युद्ध अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका था। यह उम्मीद से कहीं जल्दी खत्म हो गया। उन 3 अंकों के साथ कैथरीन की टीम शीर्ष पर पहुंच गई और वह तथा ब्रैंडन थोड़ा रिलैक्स हुए। ब्रैंडन ने गुफा में आग जलाई और पकड़ी हुई मछली को ग्रिल पर रख दिया। आग की गर्मी में मछली की खुशबू चारों ओर फैलने लगी। कालो, जो अब तक बिस्कुट खा रहा था, अचानक उन्हें बेस्वाद महसूस करने लगा। उसने मछली को लालसा भरी नजरों से देखा। ब्रैंडन ने अपने पास रखा बॉक्स्ड मील निकाला और उसे गर्म पानी से गर्म किया। तुरंत ही ब्रेस्ड बीफ की खुशबू हवा में फैल गई। ग्रिल्ड फिश और ब्रेस्ड बीफ, ये तो कालो ही नहीं, फ्रांसिस और कॉरी के लिए भी असहनीय था। ब्रैंडन ने गर्म किया हुआ खाना सावधानी से कैथरीन के सामने रखा ताकि वह जल न जाए। कुछ खा लो, उसने कहा। कैथरीन ने बिना झिझक खाना ले लिया और छोटे छोटे निवाले लेने लगी।
प्रतियोगिता के दौरान आग जलाना अहंकार नहीं था, असल में उनके विरोधी बहुत कमजोर थे। उसे खाना खाते देखकर ब्रैंडन अभी भी चिंतित था। वो उसके पास गया और उसके हाथ से लंच बॉक्स लेकर खुद पकड़ लिया। क्योंकि वह सेल्फ हीटिंग मील था, लंच बॉक्स का निचला हिस्सा बहुत गर्म था। सामान्य तौर पर यह गर्मी ब्रैंडन के लिए कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन कैथरीन के लिए वह खुद खाना पकड़े रहा ताकि उसे तकलीफ न हो। कालो का मुंह खुला का खुला रह गया। वो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया था, न कि अपने दिल पर अत्याचार झेलने के लिए। ब्रैंडन और कैथरीन की नज़दीकी ने उसे गहरा आघात पहुंचाया। कालो ने कॉरी से फुसफुसाया, कॉरी, 2 मछलियां पकड़ कर देना। कॉरी ने उसे घृणा से देखा और ठंडे स्वर में कहा, मरे हुए लोगों को चुप रहना चाहिए। हाँ, इस मुकाबले में वे तीनों अब मारे जा चुके थे और बोलने का अधिकार भी खो चुके थे। कालो चुपचाप किनारे जाकर बैठ गया और सामने का नज़ारा देखने लगा। भोर होते होते बाकी दोनों टीमों के आखिरी सदस्य भी कैथरीन की टीम द्वारा हरा दिए गए। अंत में कैथरीन की टीम विजेता बनी। ट्रेनिंग ग्राउंड पर खड़ी कैथरीन ने हाथ पीछे बांध लिए और सामने खड़े सभी प्रशिक्षुओं की ओर देखा। सबके सिर झुके हुए थे। लंबे चौड़े लड़कों की टोली में कैथरीन का कद नाजुक और छोटा लग रहा था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी ताकत थी जिसने सबको भयभीत कर दिया था। उसकी ठंडी निगाहें भीड़ पर पड़ी और सबने झटपट सिर झुका लिए। कैथरीन ने ठंडे स्वर में कहा, 48 घंटे की जंगल लड़ाई और आधा समय भी नहीं बीता कि तुम सब खत्म हो गए। ऐसे प्रदर्शन के बाद भी तुम्हें यहाँ खड़े होने में शर्म नहीं आती। उसकी आवाज़ हथौड़े की तरह सबके दिलों पर गिरी। कैथरीन और ब्रैंडन जैसे दिग्गजों के सामने जीतना मुश्किल था, पर हार इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए थी। कभी घमंडी रहने वाले ये सभी प्रतिभागी अब उसके सामने डर के मारे खरगोशों जैसे बन गए थे। इस राउंड में कैथरीन ने 3 और लोगों को बाहर किया था और अब पूरे कैंप में ब्रैंडन समेत कुल 13 सदस्य बचे थे। 0399 को छोड़कर बाकी सबको अतिरिक्त प्रशिक्षण मिलेगा। जीत नहीं सकते तो मेहनत करो। अगर फिर भी नहीं सीखा तो अगली बार सब बाहर होंगे। ब्रैंडन बगल में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी गहरी आंखें कैथरीन की ओर टिकी थीं। छुट्टी। कैथरीन के आदेश पर सब बिखर गए। ब्रैंडन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। चलो, थोड़ा आराम कर लो। दोनों कैथरीन के डॉम की ओर चले। जैसे ही कैथरीन अंदर पहुंची, वह पास वाले कैंप बेड पर गिर पड़ी। जंगल की कठोर जमीन पर रातें बिताने के बाद कैंप बेड उसे बेहद आरामदायक लगा। लेटते ही उसने अपना फ़ोन निकाला और गेम खेलने लगी। कई दिनों से ऑनलाइन न रहने की वजह से उसके टीममेट उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। अगर वह जल्दी न दिखती तो शायद वे उसका मिसिंग पोस्टर लगा देते। कैंप बेड छोटा था, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। ब्रैंडन पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। छोटी कुर्सी पर उसके लंबे पैर अजीब लग रहे थे, पर उसे परवाह नहीं थी। वो पीछे झुक गया और कैथरीन को देखते हुए सहजता से बोला, बस 1 हफ्ता और बचा है ट्रेनिंग का, फिर क्या हम साथ में काशी लौटें? ब्रैंडन के सवाल का सामना करते हुए कैथरीन ने कैजुअली उसकी ओर देखा और ठंडी आवाज में जवाब दिया, बचकर रहो, तब तक जब तक ये आखिरी हफ्ता खत्म न हो जाए। अर्थ यही था कि अगर वह ट्रेनिंग कैंप भी नहीं सह सकता तो बाकी सबके लिए कोई मौका ही नहीं होगा। ब्रैंडन चुपचाप मुस्कुराया। और क्या कर सकता था? उसने पहले उसकी अनजाने में नाराजगी की थी, अब कैथरीन ने उसे मौका दिया। यही उदारता थी। अगर उसने इसे कीमत नहीं दी तो शायद उसे दोबारा उससे मिलने का अवसर भी न मिले। थोड़ा आराम कर लो, मैं बाहर निकलता हूँ। इतना कहकर ब्रैंडन खड़ा हुआ और कमरे से बाहर चला गया। हर किसी का अपना निजी समय था। डंकन्स का हेड होने के नाते ब्रैंडन के पास रोज निपटाने के लिए अनगिनत काम थे। कैथरीन को ये बिल्कुल अजीब नहीं लगा कि वह चला गया। वो गेम खेलती रही और उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि बाहर के दूसरे प्रशिक्षु आलस्य करेंगे, क्योंकि वह वहां नहीं थी। जिन लोगों को वह प्रशिक्षित करना चाहती थी उन्हें सबसे बेहतरीन होना चाहिए था। अगर उनमें आत्मनियंत्रण की कमी थी और उन्हें उसकी निगरानी की ज़रूरत थी
तो वे केवल बाहर होने के लायक थे। ब्रैंडन चले जाने के बाद वह अपने डॉम की ओर तेजी से बढ़ा। आधे रास्ते में उसने पैक्सटन से सामना किया। पैक्सटन हमेशा उसके साथ रहा था। भले ही ब्रैंडन का चेहरा शांत था, पैक्सटन को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने तुरंत अपनी चाल तेज की और ब्रैंडन के पास पहुंचकर उसका हाथ सहारा देने लगा। सर, आप ठीक हैं? ब्रैंडन ने उसका हाथ धकेला और खुद चलने का फैसला किया। डॉम पहुंचकर बात करेंगे। पैक्सटन अब और सहारा देने की हिम्मत नहीं कर सका और तुरंत मेडिकल टीम को कॉल किया। दवा का असर 1 घंटे पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ब्रैंडन अब तक सह रहा था। पैक्सटन ये सोच भी नहीं सकता था कि कितना दर्द होगा। पैक्सटन ने ब्रैंडन का ध्यान रखते हुए डॉम तक पीछा किया। जैसे ही डॉम का दरवाज़ा बंद हुआ, ब्रैंडन और अधिक सहन नहीं कर सका और ज़मीन पर गिर पड़ा। आखिरी क्षण में, अपनी आंखें बंद करने से पहले, उसने पैक्सटन को अंतिम निर्देश दिया। कैथरीन को मत बताना। पैक्सटन हिचकिचाया, लेकिन ब्रैंडन के आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सिर हिलाया। सुबह से जब ब्रैंडन कैथरीन के डॉम से निकला था, तब से उसने उसे नहीं देखा था। ट्रेनिंग के इनाम के रूप में उसे 1 दिन का आराम मिला। पूरे दिन गायब रहने पर भी यह स्वीकार्य था, इसलिए कैथरीन उसे ढूंढने नहीं गई। वह अकेले ही ट्रेनिंग ग्राउंड गई, दोपहर की ट्रेनिंग के लिए तैयारी करने। जॉन पास खड़ा था। समय बीतने के साथ वह अनॉन की क्षमताओं से और अधिक प्रभावित होता गया। अनॉन वाकई में बेहद ताकतवर था। आम लोग उसके सामने कुछ नहीं थे। पिछले कुछ दिनों से जॉन के मन में एक सवाल था। वह अनॉन से पूछना चाहता था, लेकिन थोड़ा संकोच महसूस कर रहा था। आज की ट्रेनिंग इसके लिए उपयुक्त अवसर थी। मिस्टर अनॉन, क्या आप ब्रैंडन को जानते हैं? जॉन ने पूछा। कैथरीन ने सोचा कि सभी को पता था कि वह ब्रैंडन को जानती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जॉन इतना उबाऊ सवाल पूछेगा। हालांकि यह सवाल रुचिकर नहीं था, फिर भी कैथरीन ने जवाब दिया। जॉन की नज़रें कैथरीन पर तुरंत कुछ असहज और सहानुभूतिपूर्ण हो गईं। कैथरीन को समझ नहीं आया कि इस आदमी को क्या हुआ। उसे ट्रेनिंग पर ध्यान देना था और बातचीत करने का समय नहीं था। जॉन ने कैथरीन को दूर जाते देखा और चुपचाप दिल में दुख महसूस किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनॉन पुरुषों में रुचि रखता है। हालांकि अनॉन की आकृति नाजुक लगती थी, लेकिन वह आखिरकार एक पुरुष ही था। जॉन के दिमाग में ब्रैंडन और अनॉन की निकटता की छवियां झलक गईं, जिससे वह अनायास कांप उठा। दुनिया वाकई बदल चुकी थी। लिंग अब कोई बाधा नहीं था। दोपहर की ट्रेनिंग खत्म होने तक कैथरीन ने ब्रैंडन का कोई निशान नहीं देखा। आखिरी बार उसे देखे आधा दिन बीत चुका था। क्या वह वाकई कल तक प्रतीक्षा करने का इरादा रखता था? कैथरीन ने स्थिति की जांच करने का फैसला किया। ब्रैंडन का डॉम ट्रेनिंग ग्राउंड के पीछे था और कैथरीन को वहां पहुंचने में केवल 5 मिनट लगे। लेकिन जब वह डॉम पहुंची, तो देखा कि वह खाली और साफ सुथरा था। ऐसा लग रहा था कि ब्रैंडन डॉम वापस नहीं आया था। कैथरीन ने भौहें तानी, दिल में एक अजीब सा डर उठने लगा। डॉम से बाहर निकलते ही उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और रॉज को कॉल किया। रॉज, मुझे एक रिएजेंट के बारे में जानकारी चाहिए। 5 मिनट बाद कैथरीन को रॉज द्वारा भेजी गई जानकारी मिली। दस्तावेज में दर्जनों पृष्ठ थे, लेकिन उसे 2 मिनट में इसका अवलोकन कर लिया। पढ़ने के बाद कैथरीन तुरंत द्वीप के अस्पताल की ओर चली गई। द्वीप पर रोजाना चोटें होती थीं। ट्रेनिंग के दौरान चोट लगना सामान्य था। यहाँ अस्पताल का उपकरण कुछ टॉप लेवल अस्पतालों से भी बेहतर था। कैथरीन जब अस्पताल पहुंची, तो उसने पैक्सटन को प्रवेश द्वार पर खड़ा देखा। पैक्सटन की आंखें कैथरीन को देखकर चमक गईं। इस बार उसे दोष देने का कोई कारण नहीं था। आखिरकार वो खुद आई थी और इसका पैक्सटन से कोई लेना देना नहीं था। पैक्सटन जल्दी से कैथरीन की ओर बढ़ा। कोई आसपास नहीं था। उसने उसका नाम लिया। मिस स्वॉन, आप यहाँ क्यों हैं? कैथरीन ने पैक्सटन की ओर ठंडी निगाहों से देखा और ठंडे स्वर में कहा। ब्रैंडन कहाँ है?
पैक्सटन को ऐसा लगा जैसे कैथरीन की ठंडी प्रतिक्रिया में ब्रैंडन ने उसे डांटा हो। उसने अनायास खड़ा हो गया। वो अंदर इलाज करवा रहा है। परीक्षण कक्ष का बंद दरवाजा देखते हुए कैथरीन ने पैक्सटन को धकेला और सीधे अंदर चली गई। कमरा डॉक्टरों से भरा हुआ था जो सलाह देने आए थे। कैथरीन की अचानक उपस्थिति से सभी चौंक गए और उनकी निगाहें उस पर टिक गईं। कैथरीन अब भी अपने भेष में थी। किसी ने उसे अनोन के रूप में पहचान लिया और सलाम किया। मिस्टर अनोन, ये परीक्षण कक्ष है, कृपया बाहर प्रतीक्षा करें। कैथरीन ने उनकी सलाह अनदेखी की और सीधे अस्पताल के बिस्तर की ओर बढ़ गई। किसी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कैथरीन ने ठंडी नज़रों से देखा। उसकी कठोर और निर्दयी नज़र उस व्यक्ति को कांपने पर मजबूर कर दी और उसने चुपचाप पीछे हटना ही उचित समझा। बिस्तर के पास खड़ी होकर कैथरीन ने देखा कि ब्रैंडन वहां बेहोश पड़ा है, उसकी आंखें बंद हैं। स्थिति उसकी कल्पना से भी खराब लग रही थी। कैथरीन ने पास खड़े सबसे बुजुर्ग डॉक्टर की ओर देखा। अभी स्थिति कैसी है? बुजुर्ग डॉक्टर ने कैथरीन को नहीं पहचाना था। वह हाल ही में आबॉट बेस से ट्रांसफर हुआ था और केवल कुछ घंटे ही यहाँ था। उसने कैथरीन की पहचान नहीं जानती, लेकिन ये देखकर कि द्वीप पर कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा, उसने सीधे मना करने का साहस नहीं किया। उसने पैक्सटन की ओर देखा, उसकी राय जानने के लिए। पैक्सटन की अनुमति मिलने के बाद बुजुर्ग डॉक्टर ने कैथरीन को स्थिति समझाई। स्थिति खराब हो रही है। रिएजेंट पर क्लिनिकल ट्रायल डेटा बहुत कम है। इसके अलावा मिस्टर डंकन की चोटें गंभीर थीं और उन्हें दवा की डबल डोज दी गई थी। कैथरीन ने दृढ़तापूर्वक सिर उठाया, डॉक्टर की लंबी बातें काटते हुए सीधे अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया। बताइए, सबसे बुरी स्थिति क्या हो सकती है? यही वह जानना चाहती थी। बुजुर्ग डॉक्टर ने ब्रैंडन की जांघ की ओर इशारा किया और फिर गंभीर चेहरे के साथ कैथरीन की ओर देखा और स्थिति समझाई। सबसे बुरी स्थिति होगी नीचे के शरीर का पूरी तरह लकवाग्रस्त हो जाना। ये सुनकर, जो आमतौर पर शांत रहती थी, कैथरीन अनायास ही भौहें तान बैठी। नीचे का शरीर पूरी तरह लकवाग्रस्त, इसका मतलब था पूरी तरह से अपंग होना। उसे एकदम यकीन था कि ब्रैंडन कभी भी इस परिणाम को स्वीकार नहीं करेगा। डॉक्टर के सबसे बुरी स्थिति के विवरण को सुनकर कैथरीन ने जांच कक्ष का दरवाज़ा धक्का देकर खोला और बाहर निकल गई। पैक्सटन तुरंत उसके पास आया, लेकिन कैथरीन चलते हुए उसे एक तिरछी नज़र दिखा गई। सिर्फ एक नज़र में ही पैक्सटन अपनी चाल रोक बैठा, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उसे कैथरीन का पीछा करने का विकल्प न देखकर पैक्सटन के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वह डॉक्टरों से ब्रैंडन की स्थिति के बारे में पूछे। ब्रैंडन की स्थिति डॉक्टरों की कल्पना से भी जटिल थी, मुख्य रूप से इसलिए कि पहले जो दवाएं दी गई थीं, उनका परीक्षण स्थिर वातावरण में किया गया था और वे यह अनुमान नहीं लगा सकते थे कि रिएजेंट का प्रभाव ब्रैंडन के शरीर पर कितना होगा। ब्रैंडन को घायल देखकर पैक्सटन अत्यधिक चिंतित था। अगर ब्रैंडन के साथ कुछ भी वास्तव में हो गया, तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। डंकन्स ब्रैंडन के बिना जीवित नहीं रह सकते थे, लेकिन अब उसने हर संभव संसाधन जुटा लिया था। उसने सीधे 417 लैबोरेटरी से रिएजेंट डेवलपमेंट टीम को भी ट्रांसफर किया, फिर भी कोई प्रगति नहीं हुई। पैक्सटन इतना चिंतित था कि उसने डॉक्टर के सिर की ओर अपनी बंदूक तान दी, उसे घूरते हुए कड़ा आदेश दिया, अगर आप उसे ठीक नहीं कर सकते तो मैं आपको मार दूंगा। चिंता मत करो, मैं खुदकुशी कर लूंगा, नरक में मिलेंगे। पैक्सटन को देखकर डॉक्टर डर गया। पैक्सटन की आंखें लाल थीं, जैसे गुस्से में शेर की। उसकी उपस्थिति वाकई में डरावनी थी। डॉक्टर के हाथ कांपने लगे। उसने पैक्सटन को नाराज करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर पैक्सटन का हाथ गलती से हिल गया तो उसकी जान पर खतरा था। आखिरकार इंसान केवल एक बार जीवित रहता है, सभी मौत से डरते हैं। पैक्सटन, कृपया आश्वस्त रहें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं मिस्टर डंकन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करूंगा। पैक्सटन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, उसने बंदूक कसकर पकड़ी।
अगर आसपास के लोग उसे रोकते नहीं तो शायद उसने सचमुच ट्रिगर दबा दिया होता। अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर ने एक नया उपाय सुझाया। पैक्सटन, अगर डॉक्टर मिरेकल यहाँ होता, शायद वो उसे ठीक कर सकता। पैक्सटन की आंखें तुरंत चमक उठीं। डॉक्टर मिरेकल, हाँ। डॉक्टर ने सिर हिलाया। उसे सबसे बेहतरीन डॉक्टर माना जा सकता है। अगर हम उसे ढूंढ लें तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि सफल इलाज की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। ब्रैंडन को बचाने की संभावना बढ़ाने के लिए पैक्सटन कुछ भी कर सकता था, चाहे इसके लिए दुनिया को उलट-पुलट क्यों न करना पड़े। ठीक है, मैं अब उसे ढूंढने जा रहा हूँ। जैसे ही डॉक्टर ने पैक्सटन को जल्दी निकलते देखा, उसने चुपचाप भौं हितानी। डॉक्टर मिरेकल को ढूंढना आसान नहीं था। अफवाह थी कि उसकी चिकित्सा कौशल उत्कृष्ट थी और पारंपरिक दवा में प्रवीणता के कारण उसे डॉक्टर मिरेकल के रूप में सम्मानित किया जाता था। लेकिन ये रहस्यमय डॉक्टर अजीब स्वभाव और अनिश्चित ठिकानों वाला था। उसे इलाज के लिए ढूंढना आसान नहीं था। यदि कोई बड़ी मेहनत के बाद उसे ढूंढ भी ले तो ये सुनिश्चित नहीं था कि वो मदद करने को तैयार होगा। सुराग मिलने के बाद पैक्सटन तुरंत डंकन तिकड़ी के पास गया और स्थिति समझाई। हालांकि तिकड़ी प्रशिक्षण में थी, ब्रैंडन का मामला किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण था। बिना झिझक उन्होंने जॉन से संपर्क किया और प्रतियोगिता छोड़ने और प्रशिक्षण कैंप छोड़ने की इच्छा व्यक्त की। जॉन ने चौंककर उनकी ओर देखा। हालांकि उसे पता था कि ब्रैंडन के साथ कुछ हुआ है, उसने उम्मीद नहीं की थी कि स्थिति इतनी गंभीर होगी कि तीनों ही प्रतियोगिता छोड़ने के लिए तैयार हों। जॉन इससे बिल्कुल सहमत नहीं था। ये तीनों टीम के एलीट्स थे और जॉन ये भी अनुमान लगा सकता था कि वे निश्चित रूप से प्रशिक्षण पूरा करेंगे और अंत तक टिकेंगे। वे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे। नहीं, मैं ये निर्णय नहीं ले सकता। मुझे आपके प्रशिक्षक से बात करनी होगी। आप जानते हैं, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ट्रेनिंग प्रतियोगिता में कैथरीन का अंतिम निर्णय होता है। भले ही जॉन मुख्य प्रशिक्षक था, उसे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। तीनों में सबसे अधिक चिंतित कालो था। जब उसने देखा कि जॉन के पास अधिकार नहीं है, तो वह तुरंत कैथरीन को ढूंढने दौड़ा। कॉरी ने कालो के चेहरे पर बदलाव देखा और उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। कालो, शांत हो जाओ। जैसे ही वे मुड़े, उन्होंने देखा कि कैथरीन बड़ी चाल से चलती हुई आई। वह भेष में थी, केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। उसकी ठंडी और डरावनी निगाह उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। कैथरीन ने सिर उठाया और तीनों की ओर घूरते हुए कहा, जिससे उन्हें असहज महसूस हुआ, जैसे सुई चुभी हो। मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों हो? उसकी आवाज़ ठंडी और बर्फ जैसी थी, हड्डियों तक ठंडक पहुंचाती। आमतौर पर कालो शायद डर के मारे कांपता, लेकिन अब उसका मन केवल ब्रैंडन के लिए चिंतित था। वो कुछ नहीं डरता और केवल ब्रैंडन को बचाना चाहता था। उसने सिर उठाया और सीधे कैथरीन की ओर बढ़ा। मैं प्रशिक्षण से हटना चाहता हूँ। क्यों? कैथरीन ने ठंडी आवाज में पूछा। कोई कारण नहीं। कालो ने कैथरीन को अधिक नहीं समझाया। वो बस अब निकलना चाहता था। कैथरीन ने ठंडी आवाज में डांटा, अगर कोई कारण नहीं है तो वापस जाओ और कड़ी मेहनत करो। ये कथन तुरंत कालो में गुस्से की लहर भर गया। उसने कैथरीन की ओर तीखी नज़र से देखा। क्यों? मैं प्रशिक्षण से क्यों नहीं हट सकता? कालो और कैथरीन के बीच तनाव बढ़ गया। एम्फ, कैथरीन ने ठंडी आवाज में हंसा, उसका चेहरा व्यंग्य से भरा था। उसने डरावना और दबदबा पैदा करने वाला और रखा। क्या मुझे चुनौती देने वाले हो? भले ही तुम तीनों मिलकर मुझसे लड़ो, तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। कालो का चेहरा काला पड़ गया। वह जानता था कि कैथरीन का मतलब क्या था। सचमुच, यदि तीनों भाई टीम बनाएं, तब भी वे कैथरीन की अनुमति के बिना इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते थे, द्वीप तो छोड़ ही नहीं सकते। समस्या बढ़ती देख सबसे शांत डंकन तिकड़ी का सदस्य कॉरी आगे बढ़ा और कैथरीन को मनाने की कोशिश की। कैथरीन, हमारे पास एक आपात मामला है। हम चाहते हैं कि प्रशिक्षण जल्दी खत्म हो जाए।
कृपया हमें जाने दो। कैथरीन ने किनारे पर बैठकर अपने पैर आराम से उठाए और कॉरी के मनाने की कोशिश को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। कालो जिद्दी था और कॉरी अधिक कूटनीतिक, लेकिन कैथरीन अडिग रही। उन्हें उसे मना करने का कोई रास्ता नहीं था। फ्रांसिस अब और इंतजार नहीं कर सका और सीधे कारण बताया। कैथरीन, ब्रैंडन मुश्किल में है और हमें डॉक्टर मिरेकल को ढूंढना होगा। कृपया हमें जाने दो और उसे ढूंढने में मदद करें। वे सभी अत्यधिक चिंतित थे, लेकिन उनके प्रशिक्षक इतनी शांत क्यों थी? कैथरीन ने अपनी आंखें तैने और फ्रांसिस को घूरा। अचानक सीधा बैठती देख फ्रांसिस ने सोचा कि उम्मीद की किरण है। वह राहत की सांस लेने ही वाला था, लेकिन अगले ही क्षण कैथरीन ने उसकी सारी उम्मीदें कुचल दी। वापस जाओ, मुझे दोबारा मत कहना। कैथरीन का ठंडा और सख्त रवैया डंकन तिकड़ी के लिए असहनीय था। फ्रांसिस वहीं जड़ हो गया, उलझन भरी नज़र से कैथरीन को घूरता रहा। कालो, फ्रांसिस जितना संयमित नहीं था। कैथरीन की बेरुखी सहन न कर पाने के कारण वह गुस्से में फूट पड़ा। फ्रांसिस, चलो प्रतियोगिता छोड़ देते हैं और इस निर्दयी महिला को नज़रअंदाज कर देते हैं। अपने विचार व्यक्त करने के बाद भी उसे लगा कि यह पर्याप्त नहीं है। कैथरीन के रवैये के बारे में सोचते ही उसके भीतर एक अनाम क्रोध की लहर उठी। तुम तो बिल्कुल बेरहमी की मूरत हो। अगर हमारे बॉस तुम्हें खुश करने की कोशिश न कर रहे होते तो क्या वह इतनी तकलीफ झेलते? अब जब वह मुश्किल में है, हम बस उन्हें बचाना चाहते हैं। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। बस तुम हमें जाने दो, लेकिन तुम मना कर देती हो। तुम उस पर नफरत रखती हो और चाहते हो कि वो मर जाए, है ना? कैथरीन ने ताना मारते हुए कहा। उसकी आंखों में जो नज़र थी वह कालो की ओर तीखी तलवार की तरह चली गई। तुम मुझे अच्छे से जानते हो। सही कहा, मैं उसे परेशान करना चाहती हूँ। कालो के लिए ब्रैंडन सिर्फ उसका बॉस नहीं बल्कि उसका हीरो था, जिसे वह आदर करता था। अपनी आदर्श व्यक्तित्व का अपमान सुनकर कालो क्रोध से फूटने वाला था। वह जानता था कि वह कैथरीन को हरा नहीं सकता, फिर भी वह कोशिश करना चाहता था, चाहे अपनी जान का खतरा ही क्यों न हो। अचानक कैथरीन का फोन उसकी जेब में बजा। उसने तुरंत अपनी ताना भरी मुस्कान रोक दी, गंभीर चेहरा लगाया और पास खड़े जॉन को आदेश दिया। उन्हें प्रशिक्षण पर भेजो। अगर वे ढीले ढाले प्रशिक्षण करेंगे तो उन्हें जल कक्ष में डालो और तब तक सताओ जब तक वे प्रशिक्षण के लिए तैयार न हो जाएं। ये कहकर वो घूमकर चली गई, तीनों की ओर एक नज़र तक न डाले। कालो पीछा करना चाहता था, लेकिन कॉरी ने उसे पीछे खींच लिया। हालांकि कॉरी भी गुस्से में था, वह कालो की तुलना में ज्यादा संतुलित था। उसने बड़ी तस्वीर देखी। जब तक कैथरीन सहमत नहीं होती, तीनों कभी भी प्रतियोगिता से बाहर नहीं निकल सकते थे। उन्हें नियमों का पालन करना था और कैथरीन के आदेश मानने थे। अगर कैथरीन सहमत नहीं होती तो कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। कालो ने जोर से कॉरी का हाथ झटक दिया और गंभीर और गुस्से भरी नज़र से उसे देखा। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्या तुम भी उस पागल के फैसले से सहमत हो? वो हमारे बॉस को मारना चाहती है। क्या तुम इसे देखकर भी चुप रहोगे? क्या तुम देख सकते हो कि वो उसे ऐसे सताती है? कालो के क्रोधित आरोपों के सामने कॉरी ने हताशा में सांस छोड़ी। कालो, क्या तुम्हें पता है कि हमारे बॉस ने उस समय उसके साथ क्या किया था? बोलने से पहले ही कालो ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे पता है कि हमारे बॉस ने उस समय उसके साथ गलत किया था, लेकिन हम उस समय विपरीत पक्ष पर थे। हमें नहीं पता था कि वह कौन है। अगर हमारे बॉस हार गए होते तो उसने भी उन पर रहम नहीं किया होता। कालो की बात समझ में आई। कैथरीन उस तरह की व्यक्ति थी जो किसी भी छोटी शिकायत का बदला लेना जानती थी। वो कभी किसी को माफ नहीं करती था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अभी तक ब्रैंडन के साथ कुछ भी नहीं किया था। ब्रैंडन खुद ही अपनी सजा ले रहा था। अगर वह ऐसा करने को तैयार था तो केवल खुद को दोषी मान सकता था। फ्रांसिस ने तय किया कि वह चुप नहीं बैठेगा। स्कॉर्पियन आइलैंड किसकी है, इसे मत भूलो।
मैं अभी अपने उच्च अधिकारी से संपर्क करता हूँ। इस बार परेशानी में हमारे बॉस हैं। मुझे विश्वास नहीं कि हम यहाँ से नहीं निकल सकते। तीनों ने सहमति जताई कि फ्रांसिस व्यवस्थाएं संभाले और फिलहाल जबरदस्ती द्वीप से बाहर न निकलें। हालांकि फ्रांसिस ने अपने उच्च अधिकारी से संपर्क किया तो उन्हें बताया गया कि ब्रैंडन ने पूरे द्वीप को कैथरीन के आदेश मानने का आदेश दिया है। जब तक वह सहमत नहीं होती, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। द्वीप पर सभी एलिट्स थे, इसलिए तीनों के लिए पूरे द्वीप का सामना करना असंभव था। फ्रांसिस ने तुरंत पैक्सटन को सूचित करने और समाधान खोजने का निर्णय लिया। खबर मिलते ही पैक्सटन कैथरीन को ढूंढने भागा। उसे भी लगा कि इस बार उसने बहुत आगे बढ़ गई है। उसके अनुसार ब्रैंडन का माफी न स्वीकारना ठीक था। यह उसका व्यक्तिगत निर्णय था, लेकिन उसे दूसरों को उसे बचाने से रोकना नहीं चाहिए था। तुम तीनों प्रशिक्षण पर ध्यान दो। यह मामला मेरे लिए छोड़ दो। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ कि हमारे बॉस के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहकर पैक्सटन ने फोन काट दिया। उसके पास समय कम था। प्रशिक्षण के अलावा उसका अंतिम लक्ष्य डॉक्टर मिरेकल को ढूंढना और ब्रैंडन का इलाज कराना था। पैक्सटन अस्पताल से जल्दी निकला ताकि कैथरीन को ढूंढ सके। प्रशिक्षण मैदान पर कैथरीन सीढ़ियों पर आराम से बैठी थी, फोन कान पर लगाकर लगातार बात सुन रही थी। कैथरीन, मैंने सुना है कि तुम हाल ही में स्कॉर्पियन आइलैंड पर रही हो। हाँ, कैथरीन ने इनकार नहीं किया। कासिया शॉन का क्षेत्र था। वो कई दिन अचानक गायब रही थी। शॉन निश्चित रूप से इसे नोटिस करेगा। रोनन से उसकी लोकेशन पता करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। शॉन भी उनकी तरफ था, इसलिए उसे उससे छिपाने की जरूरत नहीं थी। कैथरीन, तुम वाकई कुछ अलग हो। वैसे स्कॉर्पियन आइलैंड पर कोई बीमार है। पूरे इंटरनेट पर एक इनाम घोषित किया गया है और बोनस शानदार है। कहते हैं डॉक्टर मिरेकल की तलाश है। तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? डॉक्टर मिरेकल को ढूंढना। कैथरीन ने अपनी आंखें तैनी और कैजुअली चारों ओर देखा। उसने अनजाने में एक परिचित साया देखा और फोन पर जवाब दिया, मुझे कुछ काम है, बाद में बात करते हैं। फिर उसने फोन काट दिया। पैक्सटन जल्दी से कैथरीन के पास आया। मिस स्वॉन, मैं ये पूछने आया हूँ कि क्या आप कालो और बाकी को छोड़ सकती हैं? मुझे अभी उनकी मदद चाहिए। पैक्सटन चिंतित और बेचैन था। ब्रैंडन की बीमारी की खबर बहुत गोपनीय थी। अगर दुश्मन को पता चला तो परिणाम बहुत गंभीर होते। पैक्सटन इसे खुलेआम घोषित नहीं कर सकता था, इसलिए उसे यह जानकारी किसी और के नाम पर देना पड़ा। लेकिन ये तरीका बहुत धीमा था और इलाज में देरी होती। उसे मदद चाहिए थी और वे तीन भाई सबसे अच्छे विकल्प थे। मिस स्वॉन, कृपया, मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं अपने बॉस के लिए काम करता हूँ। अगर तुम अभी भी पुरानी नाराजगी रखती हो तो मुझे इसका शिकार बनाओ। मुझे कोई शिकायत नहीं, चाहे तुम मुझे कैसे भी दंड दो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे सबसे अहम काम करने दो, ठीक है? कुछ सेकंड के मौन के बाद कैथरीन ने आखिरकार बोला। उसने पैक्सटन की ओर ठंडी नजरों से देखा। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। काफी। ये ठंडा शब्द पैक्सटन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर गया, उसकी उम्मीद बुझा दी। पैक्सटन निराश महसूस करने लगा। उसे पता था कि उसे कैथरीन से कोई उत्तर नहीं मिलेगा। उसने जाने का फैसला किया, यह मानते हुए कि डंकन की ताकत से वे ब्रैंडन को बचा लेंगे। तुम पछताओगी, उसने नफरत भरी ठंडी नजरों से कैथरीन को घूरा। कैथरीन बेपरवाह रही। उसे नफरत करने वाले बहुत से लोग थे और उसे कोई परवाह नहीं थी। जो होना है। वार्ड के बाहर पैक्सटन ने लगभग सभी लैब के चिकित्सा विशेषज्ञों को इकट्ठा कर लिया था और वे परामर्श में लगे हुए थे। ब्रैंडन अभी भी कोमा में था और अब तक जागा नहीं था। किसी को भी यह नहीं पता था कि इस कोमा का कारण क्या है या उसे जगाने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और घंटा बीत गया, लेकिन कोई सुधार नहीं दिखा। घबराहट में पैक्सटन अपनी कमर पर रखी बंदूक की ओर हाथ बढ़ाने लगा, तैयार होकर अंदर दौड़ने के लिए।
उसके अधीनस्थों ने जल्दी से उसे रोका, कहते हुए, पैक्सटन, जल्दी मत करो। पैक्सटन अन्य परिस्थितियों में शांत रह सकता था, लेकिन जब उसके अजेय बॉस को समस्या हुई, तो वह खुद को शांत नहीं रख सका। स्थिति के नियंत्रण से बाहर जाने पर उसकी भावनाएं स्थिर नहीं रहीं। अचानक एक ठंडी आवाज ने अफरा-तफरी मचा दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सभी ने मुड़कर देखा और कैथरीन को अहंकारी कदमों के साथ उनकी ओर बढ़ते देखा। पैक्सटन, जो पहले से ही गुस्से में था, ने कैथरीन के आने को अपने क्रोध का मौका समझा। वह सीधे उस पर टूट पड़ा और गुस्से में पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? अगर तुम्हें अभी भी संतोष नहीं है, क्या मैं तुम्हें बंदूक दे दूं और उसे मारने दूं? कैथरीन ने सिर उठाया, उसे ठंडी नज़र से देखा और चुप रही। अगले ही पल उसने बिजली की गति से एक कदम बढ़ाया, जिससे सभी चौंक गए। पैक्सटन ने हवा की एक तेज झोंक महसूस की, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले ही कैथरीन ने उसे किक मारी और वह हवा में उड़ते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर आगे बढ़ा और जोरदार तरीके से जमीन पर टकराया। पैक्सटन दर्द में मुंह बनाकर अपने हाथों के सहारे उठने की कोशिश करने लगा। जब वह खड़ा हुआ, उसके मुंह से खून निकलने लगा। आसपास खड़े लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें पता था कि कैथरीन की लड़ाई की क्षमताएं शानदार हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी ताकतवर होगी। अब उन्होंने सहज रूप से पीछे हटना शुरू कर दिया, डरते हुए कि कहीं वे क्रॉसफायर में न फंस जाएं। पैक्सटन जितना मजबूत था, वह भी किक खाने के बाद खून उगल रहा था। वे ये भी नहीं सोच सकते थे कि उनके साथ क्या होगा। कैथरीन का चेहरा बेपरवाह था, उसकी ठंडी नज़र पैक्सटन पर टिक गई। उसके पतले होंठ हल्के से खुले और उसने ठंडे स्वर में कहा, यहाँ तक कि तुम्हारा बॉस भी मुझसे ऐसे बोलने की हिम्मत नहीं करता। पैक्सटन ने सिर झुकाया, ये जानते हुए कि उसने सीमा पार कर दी थी। कैथरीन सही थी, वह ब्रैंडन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और पैक्सटन के पास उसे अनादर करने का अधिकार नहीं था। ये केवल क्षणिक नियंत्रण की कमी थी, जिससे उसने उसका अनादर किया। कैथरीन ने वास्तव में दया दिखाई, अन्यथा पैक्सटन की जान भी जा सकती थी। ये समझते ही पैक्सटन तुरंत कैथरीन के सामने घुटने टेक दिए। मिस स्वॉन, मैं अपने पहले के आवेगी व्यवहार के लिए माफ़ी चाहता हूँ। कृपया फ्रांसिस और बाकी को डॉक्टर मिरेकल को ढूंढने में मदद करने दें। उसने बेताबी से विनती की। हमारा बॉस 2 घंटे से बेहोश हैं। हम्फ, कैथरीन ने ताना मारते हुए कहा, उसका चेहरा तिरस्कार से भरा और आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। वह अभी भी जीवित हैं, है ना? पैक्सटन ने उम्मीद नहीं की थी कि कैथरीन इतनी निर्दयी बोलेंगी। यह महिला बहुत ही बेरहम थी। उसका दिल बर्फ का बना होना चाहिए। पैक्सटन को अनदेखा करते हुए कैथरीन सीधे वार्ड की ओर चली गई। पैक्सटन के अधीनस्थों ने तुरंत उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। कैथरीन ने भीड़ की ओर देखा। उसकी ठंडी नज़र ने उन्हें डराया, जिससे वे जल्दी से सिर झुका लाए, लेकिन वे स्थिर रहे। कैथरीन ने ब्रैंडन के अधीनस्थों की बहादुरी की सराहना की, क्योंकि वे सभी मजबूत और निडर पुरुष थे। उसने पैक्सटन की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम्हें पता है ये सज्जन कौन है? पैक्सटन पहले पूरी तरह कैथरीन पर ध्यान केंद्रित किए हुए था और उसने नहीं देखा कि वह अपने साथ किसे लाई थी। अब उसने देखा कि उसके पीछे एक मध्यम उम्र का आदमी खड़ा था। उस आदमी का कद भरा हुआ था, चेहरा गुलाबी और बाल सैंपल ग्रे थे। पैक्सटन ने उस आदमी को ध्यान से देखा, लेकिन उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह समझ नहीं पाया कि कैथरीन उसे यह आदमी क्यों दिखाना चाहती थी। पैक्सटन को देखते हुए मध्यम उम्र के आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, अपने लिए डॉक्टर ढूंढो। टूटे हुए पसलियों के साथ दर्द होता है। पैक्सटन हैरान रह गया, उसकी आंखें तुरंत फैल गईं। अभी अभी उसे किक लगी थी, लेकिन खून उगलने के अलावा उसने अपनी टूटी पसलियों का कोई संकेत नहीं दिया था। फिर भी इस आदमी ने बिना देखे ही उसकी पसलियां टूटी हुई जान लीं। उसकी क्षमता अद्भुत थी। सर, आप कौन हैं? पैक्सटन ने बिना सोचे अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार कैथरीन एक बड़ी शख्सियत थी,
और उसके कुछ असाधारण व्यक्तियों को जानना सामान्य था। अपनी गोल पेट को रगड़ते हुए मध्यम उम्र का आदमी जोर से हंसा। मैं थॉमस थियो हूँ। मुझे थोड़ी बहुत दवा की जानकारी है। लोग मुझे आमतौर पर डॉक्टर मानते हैं। उन्होंने मुझे डॉक्टर मिरेकल कहकर बुलाया। पैक्सटन पूरी तरह हैरान रह गया। पता चला कि कैथरीन पूरी तरह इस मामले में उदासीन नहीं थी। उसने सीधे यहाँ मुख्य व्यक्ति को लाया था। अभी कुछ पल पहले पैक्सटन, जो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, अचानक थॉमस की ओर दौड़ पड़ा। डॉक्टर मिरेकल, हमें आखिरकार आपको मिल गया। कृपया जल्दी से मेरे बॉस की जांच करें और निदान दें। उसने जल्दी से विनती की। मध्यम उम्र के आदमी के चेहरे पर दयालु मुस्कान थी। मुझे दूसरों की परवाह नहीं, लेकिन कैसी के बॉयफ्रेंड की परवाह है, उसने कहा। पैक्सटन की आंखें उम्मीद से चमक उठीं। उसने जल्दी से अपने अधीनस्थों को किनारे किया और थॉमस से झुककर कहा, डॉक्टर मिरेकल, कृपया अंदर आइए। दोनों वार्ड में साथ साथ चले। कैथरीन पीछे खड़ी रही। उसे भीड़ या शोर पसंद नहीं था, इसलिए वह हमेशा पीछे चलती थी, दूसरों से दूरी बनाए रखती थी। पैक्सटन को मुस्कुराते देख कैथरीन ने हल्का सा भौहें उठाईं। क्या वह अभी अभी जमीन पर पड़ा था और उठ नहीं पा रहा था? उसने सोचा, यह अचानक इतनी ऊर्जा से क्यों भर गया? क्या यह अभिनय हो सकता है? वार्ड के अंदर थॉमस ने पूरी तरह से सुसज्जित चिकित्सा उपकरणों को देखा और धीरे से कहा, वाह, भले ही छोटा है, लेकिन सब कुछ है। मजाक करने के बाद उसने ब्रैंडन की ओर दृष्टि डाली। तो ये ब्रैंडन डंकन है? उसने पूछा। पैक्सटन ने सिर हिलाया। हाँ मिस्टर थियो, कृपया हमारे बॉस की जांच करें। थॉमस ने ध्यानपूर्वक ब्रैंडन का निरीक्षण किया और सहमति में सिर हिलाया। वह अच्छा लग रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि कैसी उन्हें पसंद करती है। फिर बिना किसी हिचक के उसने कैथरीन की ओर देखा। कैथरीन ने हल्का सिर हिलाया। उसका चेहरा शांत था। कोई नहीं जान सकता था कि वह इस समय क्या सोच रही थी। उसकी सहमति से थॉमस बैठ गया और ब्रैंडन की नब्ज जांचने लगा। वार्ड के अंदर पूरी तरह चुप्पी थी और कोई भी थॉमस के परीक्षण में बाधा डालने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ मिनटों के बाद थॉमस का चेहरा ठंडा हो गया और उसने गंभीर चेहरे के साथ सभी की ओर देखा। उसका उपस्थित चिकित्सक कौन है? पैक्सटन द्वारा लाए गए डॉक्टर वार्ड में इंतजार कर रहे थे। थॉमस का सवाल सुनते ही एक मध्यम उम्र का आदमी तुरंत खड़ा हुआ। मिस्टर थियो, मैं मिस्टर डंकन का उपस्थित चिकित्सक हूँ। क्या आपको मुझसे कुछ जानना है? थॉमस ने उसे घूरा और फटकार लगाई। तुम मूर्ख!